एपिसोड 70। युवराज की आंखों में देखकर कुंज ने बेहद धीमी आवाज में कहा, आखिर हुआ क्या है तुझे और किस नफरत की बात कर रहा है तू? छोड़ दे ये सब कुछ और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर। कब तक नफरत की आग में जलकर खुद की और दूसरों की लाइफ बर्बाद करेगा? डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। कुंज की बात सुनकर युवराज ने सीलिंग की तरफ देखकर बीमार होने के बाद भी अपनी आवाज को कठोर करते हुए कहा, अब ये नफरत की आंखें मेरी और उसकी दोनों की जिंदगी तबाह कर देगा। हमारी किस्मत में तबाही लिखी हुई है। युवराज की बात सुनकर कुंज कुछ खाने ही वाला था कि युवराज ने गुस्से से कहा, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी बकवास बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और निखिल को अंदर भेजो। युवराज की बात सुनकर कुंज आगे कुछ कहना चाहता था पर युवराज को गुस्सा होते हुए देखकर कुंज वहां से चुपचाप बाहर आ गया। कुंज के वहां से जाने के बाद कुछ देर बाद कुछ डॉक्टर और निखिल अंदर आए। डॉक्टर युवराज को चेक कर रहे थे, वहीं निखिल युवराज के चेहरे की तरफ देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर युवराज किस बात पर इतना ज्यादा गुस्सा है। डॉक्टर ने युवराज की तरफ देखते हैं, फिलहाल तो आप ठीक है पर आपको कम से कम एक हफ्ते तक अस्पताल में ही रहकर रेस्ट करना होगा। आपकी बॉडी पर ज्यादा जख्म तो नहीं है, बस माथे की चोट ठीक होने में और उसे भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी आप कल से ही चलना फिरना स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर युवराज ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कल ही डिस्चार्ज चाहिए। युवराज की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर लूथरा, आप ठीक है, इसका यह मतलब नहीं कि हम आपको कल छुट्टी दे दे, आपको एक हफ्ते तक यहाँ पर रहना ही होगा। डॉक्टर ने इतना कहा ही था कि युवराज ने दहाड़ते हुए कहा, जितना कहा है उतना करो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मतलब नहीं रहना, मुझे कल के कल छुट्टी चाहिए वरना तुम्हारा हॉस्पिटल तबाह कर दूंगा। युवराज की गुस्से भरी आवाज सुनकर डॉक्टर ने घबराकर निखिल की तरफ देखा तो निखिल ने लाचारगी से अपना सर हिला दिया। निखिल जानता था कि अगर एक बार युवराज ने कुछ डिसाइड कर लिया तो कोई चाह कर भी उसका डिसीजन नहीं बदल सकता था। डॉक्टर ने अपना सर हिलाते हुए कहा, जी सर, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। कहते हुए डॉक्टर और नर्स वहां से बाहर चली गई। डॉक्टर और नर्स के जाने के बाद युवराज ने निखिल की तरफ देखा और उठकर बैठने की कोशिश करने लगा। निखिल ने जल्दी से आगे जाकर सहारा देकर युवराज को उठकर बिठाया। ठीक से बैठने के बाद निखिल ने युवराज की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आदित्य कपूर और कपूर फैमिली की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। युवराज की बात सुनकर निखिल ने हैरानी से युवराज की तरफ देखा था। आपको कपूर फैमिली की इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए सर? निखिल का सवाल सुनकर युवराज ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, मुझसे सवाल पूछने का हक नहीं है, तुम्हें जितना कहा है उतना करो और अगर नहीं कर सकते तो रेजिग्नेशन देकर यहाँ से दफा हो जाओ। युवराज को गुस्सा होता हुआ देखकर निखिल ने कहा, आई एम सॉरी सर, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा, फिलहाल आप रेस्ट कीजिए, मैं जा रहा हूं। इतना कहकर निखिल वहां से जाने लगा। तभी पीछे से युवराज ने कहा, दादाजी की कंडीशन कैसी है? युवराज का सवाल सुनकर निखिल ने पलटकर युवराज की तरफ देखा और कहा, फिलहाल उनकी कंडीशन स्टेबल है पर उन्हें अभी तक होश नहीं आया। मैंने डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने भी यही कहा कि उन्हें कब हो जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। निखिल की बात सुनकर युवराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और आगे कुछ भी नहीं पूछा। निखिल ने एक नज़र युवराज की तरफ देखा और फिर वहां से चुपचाप बाहर चला गया। निखिल के जाने के बाद युवराज ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें इस वक्त डरावनी लग रही थी। उसने नफरत भरी आवाज में कहा, अब सिर्फ तबाही होगी, सिर्फ तबाही, तुम्हारा दर्द होगा और मेरा सुकून, तुम्हारी सारी खुशियां तुमसे छीन कर तुम्हारी जिंदगी सिर्फ दर्द और तकलीफ से भर दूंगा। जितना दर्द और तकलीफ मैं बर्दाश्त की है उसका एहसास अब तुम्हें कराऊंगा। कहते हुए युवराज की आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई जिसे उसने बहुत बेदर्दी से अपने हाथ से साफ कर दिया। दूसरी तरफ कपूर मैंशन में आज़ादी में कदमों से चलती हुई ऊपर आदित्य और चाहत के रूम के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू भी थे और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट भी। उसने पूरे कॉरिडोर से यहाँ वहाँ देखा। यह वही कॉरिडोर था जहाँ पर बचपन में वह हंसती खेलती थी और उसके पीछे हमेशा उसके भाई, उसके डैडी, उसकी मॉम उसे पकड़ने के लिए भागते थे। उसने अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया और धीरे से रूम का दरवाज़ा खोला क्योंकि जहाँ तक उसे याद था उसकी मॉम का भी रूम का दरवाज़ा लॉक नहीं करती थी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। और उसकी सोच मुताबिक दरवाज़ा लॉक नहीं था। ये देखकर आदत के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने धीरे से अंदर झांक कर देखा तो उसे अंदर कोई भी नजर नहीं आया। आदत धीमे कदमों से अंदर आ गई। उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे रूम में कई सारे चिप्स के खाली पॉकेट पड़े हुए नजर आए जिसे देखकर उसने पाउट बनाते हुए कहा, मोम ने अकेले अकेले इतने सारे चिप्स खा लिए, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। कहकर वह मुंह फुलाकर वहाँ चाहत को ढूंढने लगी। तभी उसे बाथरूम का दरवाजा खोलने की आवाज़ सुनाई दी। आदत ने खुद से कहा, मामा गई। इतना कहकर वह जल्दी से दरवाजे के पीछे छुप गए। वहीं चाहत बाथरूम से अभी अभी बाहर आई थी। उसने इस वक्त एक क्यूट सा कार्टून प्रिंटेड पजामा और शर्ट डाला हुआ था जिसमें वह काफ़ी क्यूट लग रही थी। चाहत को देखकर आदत की आंखों में हल्के आंसू आ गए। चाहत अपने बालों को समेटे हुए बाहर आ रही थी। उसने खुद से कहा, कोई रूम में है क्या? इतना कहकर वह यहाँ वहाँ देखने लगी पर उसे कोई भी नजर नहीं आया। ये देखकर चाहत जल्दी से बेड पर आकर बैठ गई। उसने अपना मोबाइल निकाला और वह मोबाइल में कुछ करने ही वाली थी कि तभी अचानक से पीछे से किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रख लिया। चाहत अचानक से घबरा गई पर अगले ही पल उसके मुंह से धीरे से निकला, प्रिंसेस।
आदत जो कि चाहत को सरप्राइज देना चाहती थी, जैसे ही उसने प्रिंसेस सुना उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने चाहत के चेहरे से अपना हाथ हटाकर उसके सामने आते हुए कहा मोम। आदत की आवाज़ सुनकर चाहत की आंखों में हल्के आंसू आ गए। वह अभी भी अपनी जगह पर बैठी हुई थी, वह कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, बस आदत के चेहरे को देख रही थी। आदत ने जब चाहत को ऐसे देखा उसने मजबूती से चाहत को गले लगाते हुए कहा आई रियली रियली मिस यू। चाहत जो कि अभी भी खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी बेटी उसके पास है, जैसे ही उसने आदत की आवाज़ सुनी उसने मजबूती से आदत को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। चाहत को इस तरह से रोते हुए देखकर आदत भी खुद को नहीं रोक पाए और वह भी चाहत को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वह दोनों पूरे 6 महीने बाद मिल रही थी। 6 महीने पहले ही आदित्य और चाहत आदत से मिलने के लिए लंदन गए थे। आदत मेरे होते हुए कहा मोम प्लीज डोंट क्राई यू नो ना, आप रोने के बाद भूतनी की तरह दिखती हो। आदत की बात सुनकर चाहत रोते रोते शांत हो गई। उसने मुंह बनाते हुए कहा तुम भी रोने के बाद भूतनी की तरह लगती हो। चाहत की बात सुनकर आदत ने मुंह फूलते हुए कहा नहीं मोम, मैं रोने के बाद ब्यूटीफुल लगती हूँ। दोनों रोते रोते एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगी कि ज़्यादा क्यूट कौन लगता है। वही दरवाजे पर खड़े 3 लोग अंदर उन दोनों की बातें सुनकर इस वक्त खुद को काफ़ी इमोशनल फील कर रहे थे। दरवाजे पर इस वक्त आदित्य, अयान और अहान खड़े थे। उन्हें थोड़ी देर पहले ही पता चला था कि आदत घर आ चुकी है। उनकी आंखों में भी हल्के आंसू आ गए थे, पर इस वक्त वह आदत और चाहत की यह लड़ाई जो कि 5 साल बाद वह अपनी आंखों के सामने देख रहे थे उसे एंजॉय भी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंदर जाकर उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया। चाहत ने अपने आंसू साफ करके आदत की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा तुम मेरी डॉटर हो तो तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुमसे ज़्यादा मैं क्यूट हूँ। आदत ने चाहत की बात सुनकर उसे गले से लगाते हुए कहा नहीं मॉम, मैं ज़्यादा क्यूट हूँ, इसलिए डैडी मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आदत की बात सुनकर चाहत ने गुस्से से कहा नहीं, मेरे हबी सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, तुम सेकंड नंबर पर आती हो। चाहत की बात सुनकर आदत ने चाहत की तरफ देखते हुए कहा ना डैडी लव मी मोस्ट। आदत की बात सुनकर चाहत ने नहीं नहीं, वह हमारे हबी है, वह सबसे ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। चाहत की बात सुनकर आदत भी आप लड़ाई के मूड में आ गई थी। दोनों अपने आंसू साफ करके एक ही बात पर लड़ाई कर रही थी कि आदित्य किस ज़्यादा प्यार करता है। दरवाजे पर खड़े आदित्य ने अपने बालों को खींचते हुए कहा वह गॉड। वही अयान और अहान ने आदित्य की तरफ देखकर हंसते हुए अंदर जाकर अपनी दोनों लेडीज संभालिए डैडी। उन दोनों की बात सुनकर आदित्य की आंखें छोटी हो गई। तभी चाहत से लड़ाई करते हुए आदत का ध्यान दरवाजे पर गया। दरवाजे पर आदित्य, अयान और आह्वान को देखते ही उसने चिल्लाते हुए कहा डैडी। आदत की आवाज़ सुनकर आदित्य का ध्यान चाहत और आदत की तरफ गया। आदत आदित्य को देखते ही अपनी जगह से उठकर दौड़ते हुए आदित्य के पास आ गई थी। आदित्य के फेस पर भी स्माइल आ गई। उसने अपनी दोनों बाहें खोल ली और सीधा जाकर आदित्य के गले से लग गई। उसने बेहद धीमी आवाज़ में कहा आई मिस यू डैडी। आदित्य ने भी उसे अपने सीने से लगाकर धीरे से उसके माथे को चूमते हुए कहा मिस यू टू मेरा बच्चा। अयान और आहान ने कहा क्या तुमने हमें मिस नहीं किया। उन दोनों की आवाज़ सुनकर आदत ने अपना चेहरा ऊपर उठकर उन दोनों की तरफ देखा और आदित्य के सीने में अपना छोटा सा चेहरा छुपाते हुए कहा मैंने आप दोनों को मिस किया, पर मैं आप दोनों से गुस्सा हूँ। आप दोनों मुझसे मिलने के लिए नहीं आते थे क्योंकि आप दोनों मुझसे प्यार नहीं करते। और अयान भाई, मैं तो आपसे सबसे ज़्यादा गुस्सा हूँ, अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ली और मुझे बताया भी नहीं। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। आदत की आंखों में आंसू देखकर अयान ने बेचैनी से कहा बच्चा, मैं तुम्हें बताना चाहता था पर तुम अपनी स्टडीज़ में फोकस कर रही थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया, प्लीज़ अपने भाई को माफ़ कर दो। अयान की बात पर आदत ने आदित्य को और मजबूती से गले लगाते हुए कहा नहीं, मैं आपको माफ़ नहीं करूंगी। आदत की बात पर आहान ने प्यारी सी इसमें कहा प्रिंसेस, क्या तुम अपने हैंडसम भाई को माफ़ नहीं करोगी। तुम तो जानती हो ना कि अयान और डैडी दोनों मुझे कितने सारे काम देते हैं, इस वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाता था, पर अयान के मुकाबले में तुमसे मिलने के लिए ज़्यादा बार आया हूँ, फिर भी तुम मुझसे गुस्सा हो, ये तो गलत बात है ना। आदत ने आह्वान की तरफ देखा और फिर आदित्य से दूर होकर आह्वान के गले से जाकर लग गई। आह्वान ने भी उसे अपनी गोद में उठाया और गोल गोल घूमने लगा। आह्वान के इस तरह से गोल घूमने की वजह से आदत खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी इस वक्त रूम में गूंज रही थी, जिसे सुनकर आदित्य, अयान, चाहत और आह्वान चारों के फेस पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। इसी हंसी के लिए तो वह पिछले 5 साल से तरस रहे थे। आहान ने आदत को नीचे उतरा और उसके गाल खींचते हुए कहा तुम ऐसे वापस क्यों आ गई, तुमने मुझे बताया भी नहीं, मैं तो तुम्हें लेने के लिए आने वाला था। हान की बात पर आदत ने कहा मैं तो आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी, पर आप सब लोगों को कैसे पता चला कि मैं घर आ गई हूँ। मुझे तो लगा था कि शाम को जब आप सब लोग वापस आएंगे तब मैं आप सबको सरप्राइज दूंगी, पर आप सब लोगों ने तो उल्टा मुझे सरप्राइज दे दिया। कहते हुए आदत का मुंह बन गया। आदत की बात सुनकर अयान ने कहा हमें सब कुछ पता बताएं प्रिंसेस, क्या आप अपने भाई के गले से नहीं लोगों की। कहते हुए उसने अपनी दोनों बाहें खोल दी तो आदत ने अपना चेहरा आहान के सीने में छुपाते हुए कहा मैंने कहा ना, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आपने अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ली पर मुझे बताया नहीं, इसलिए मैं कट्टी हूँ। आदत की बात सुनकर अयान उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा सॉरी ना बच्चा, अब तो मुझे माफ़ कर दो। अयान को इस तरह से सॉरी बोलते हुए देखकर आदत ने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा ठीक है, मैं आपको माफ़ कर दूंगी, पर प्रॉमिस करो कि आप मेरे लिए ढेर सारे चॉकलेट लेकर आओगे। आदत की बात सुनकर अयान ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे चॉकलेट लेकर आऊँगा, तो मैं जितने चाहिए उतने, बस अब अपने भाई को माफ़ कर दो। अयान की बात सुनकर आदत जल्दी से अयान के गले से लग गई। अयान ने उसे अपने सीने से लगाकर उसकी माथे पर चूमते हुए कहा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया प्रिंसेस, बहुत ज़्यादा।
चाहत बेड पर बैठकर मुस्कुराते हुए उन तीनों को देख रही थी। अब यहीं पर उसने मुंह बनाते हुए, तुम सबकी प्रिंसेस वापस आ गई तो सब लोग मुझे भूल गए, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। चाहत की बात सुनकर चारों ने चाहत की तरफ देखा और हंसने लगे। आदत ने चाहत को जीत दिखाते हुए, मॉम आप जेलस फील कर रही हो ना। एपिसोड 71। आदत की बात सुनकर चाहत ने क्यूट सा फेस बनाकर उन चारों की तरफ देखते हुए कहा, आप चारों से हमें बात ही नहीं करनी, कोई हमसे प्यार नहीं करता। कहते हुए चाहत अपने बड़े से टेडी बेयर को गले लगाकर अपना चेहरा छुपाकर बैठ गई। चाहत को देखकर आदत, आदित्य, अयान, आह्वान ने एक दूसरे की तरफ देखा और चारों दौड़ते हुए जाकर बेड पर चाहत के अगल बगल बैठकर चाहत से लिपट गए। चारों ने एक साथ कहा, वी लव यू वेरी मच। उन चारों की बात सुनकर चाहत, जो कि नाराज होने का नाटक कर रही थी, उसके फेस पर भी स्माइल आ गई, पर उसने अपना चेहरा बाहर नहीं निकाला। आदित्य ने उसका चेहरा ऊपर करके उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम ही हो, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करता हूँ। आदित्य की बात सुनकर जहाँ चाहत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, आदत का गाल गुब्बारे की तरह फुल गया। चाहत ने आदित्य को मजबूती से गले लगाकर उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, हमें पहले से पता था कि आप सबसे ज्यादा प्यार हमसे करते हो। फिर उसने आदत की तरफ देखकर उसे जीभ दिखाते हुए कहा, हमने कहा था ना, मेरे अभी सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। चाहत की बात सुनकर आदत ने उदासी भरी आवाज में आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, डैडी क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते। आदत की उदासी भरी आवाज सुनकर आदित्य ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ, पर आपकी मोम से ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ में आज आप तीनों सिर्फ मैं आपकी मोम की वजह से हो, इसलिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आपकी मोम रहेगी और आपसे सबसे ज़्यादा प्यार आपके हस्बैंड करेंगे। बच्चे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए पर हमारे पार्टनर से ज़्यादा नहीं, क्योंकि फ्यूचर में कभी ना कभी हमारे बच्चों के जैसे आप ही आप तीनों के पार्टनर की लाइफ में मुझसे और आपकी मोम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, पर हमारे पार्टनर हमारे साथ लाइफ टाइम रहते हैं, ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक। आदित्य की बात सुनकर आदत के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई, उसकी आंखों के सामने युवराज का चेहरा घूमने लगा, उसके गाल गुलाबी हो गए। उसने खुद से कहा, मतलब हमारे हैंडसम डेविल हमसे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे, हमारे होने वाले क्यूट क्यूट फ्यूचर बच्चे से भी ज्यादा। सोचकर आदत खुशी से आदित्य के गले से लग गई। वही आदत के चेहरे की खुशी देखकर आह्वान ने कहा, तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही हो, कहीं तुमने कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया। आहान की बात सुनकर अयान और आदित्य ने घर कर उसे देखा। वही आदत ने अपनी जीभ को दांतों से दबाते हुए खुद से कहा, आह्वान भाई इतने इंटेलिजेंट क्यों है, पर उसने अपना चेहरा आदित्य के सीने से बाहर नहीं निकला। कुछ देर तक पांचों इस तरह से मस्ती करते रहे। सर चाहत में सबकी तरफ देखते हुए कहा, आज हम सब लोग एक साथ डिनर करेंगे, कितने दिनों बाद। मैं आज अपने हाथों से तुम सब के लिए कुछ ना कुछ बनाती हूँ। चाहत में इतना कहा ही था कि अयान, आहान, आदित्य और आदत चारों के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उन्होंने एक साथ कहा, नहीं। उन चारों का रिएक्शन देखकर चाहत में मुंह बनाते हुए कहा, हम सच में अच्छा खाना बनाएंगे, पक्का वाला प्रॉमिस। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। चाहत की बात सुनकर आदित्य, आहान, आदत और अयान ने एक दूसरे की तरफ देखा। वह चारों अच्छे से जानते थे कि चाहत का कुकिंग करना मतलब किचन का ब्लास्ट होना और आधा कच्चा आधा पाक तीखा खट्टा मीठा खाना खाना, पर उन चारों ने न चाहते हुए भी अपना सर हिला दिया, क्योंकि वह चाहत को उदास नहीं देख सकते थे। चाहत ने उन चारों की तरफ देखा और एक एक करके उन चारों के गाल पर किस करते हुए कहा, हम सच में आज बहुत टेस्टी खाना बनाएंगे, आप सब उंगलियां चाटते रह जाओगे, हम जा रहे हैं। इतना कहकर आदत वहां से दौड़ते हुए चली गई। चाहत के जाने के बाद आहान और आदत ने आदित्य के एक एक कंधे पर अपना कर रखते हुए कहा, डैडी आज हमारा क्या होगा। आदित्य ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, वही होगा जो होना होगा, अब ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि सर्वेंट भी कुछ ना कुछ जरूर बना लेंगे, इसलिए आज हमें भूखा नहीं रहना होगा। कुछ देर बाद सभी अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले गए, क्योंकि आदित्य, आहान, अयान तीनों वापस आने के बाद सीधा आदत से मिलने के लिए आए थे। वही आदत भी वापस आने के बाद फ्रेश नहीं हुई थी। वह इस वक्त अपने रूम में चारों तरफ बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी तस्वीरें और अपने सारे पुराने टॉयज देख रही थी, जो कि आज भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वह छोड़कर गई थी। आदत ने खुद से कहा, उसको हादसा नहीं हुआ होता तो हम यहाँ से कभी वापस नहीं जाते। सोचकर आदत अपने बेड पर लेट गई। अब नहीं, पहले उसे युवराज का ख्याल आया। उसने अपना मोबाइल निकाला और युवराज का नंबर डायल किया। तभी उसे एहसास हुआ कि युवराज तो इस वक्त बेहोश है, तो वह उसका कॉल कैसे उठेगा। आदत ने कॉल कट करके खुद से कहा, हम अब किसे कॉल करें। तभी उसे अचानक से एहसास हुआ कि वह आयत से निखिल का नंबर मांगकर युवराज की कंडीशन के बारे में पूछ सकती है। आदत ने आयत का नंबर डायल किया ही था कि तभी दरवाजे पर उसे चाहत की आवाज़ सुनाई दी, आदत जल्दी नीचे चलो, खाना लग चुका है। चाहत की आवाज़ सुनकर आदत ने कहा, ओके मॉम मैं आ रही हूँ। इतना कहकर उसने अपना मोबाइल बेड पर छोड़ दिया और बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद पूरा कपूर परिवार डाइनिंग एरिया में डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने सामने डिनर को देख रहा था। आदत, आदित्य, अयान, आहान की तो आंखें हैरानी से बाहर ही आने को थी, क्योंकि चाहत ने सच में आज काफ़ी टेस्टी खाना बनाया था। दिखाने में तो वह टेस्टी ही लग रहा था, पर फिर भी खाने से पहले उन लोगों को डर लग रहा था। चाहत में जब उन चारों को इस तरह से खाने को देखते हुए देखा, उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, अरे सच में हमने
टेस्टी खाना बनाया है, रुको हम ही आपको खिलाते हैं। इतना कहकर उसने सबसे पहले खाने का एक निवाला बनकर आदत के मुंह के सामने कर दिया। आदत ने गहरी सांस ली, उसे डर तो लग रहा था पर वह अपनी ब्यूटीफुल मॉम को उदास नहीं करना चाहती थी। उसने भगवान का नाम लिया और अपना मुंह खोल दिया। चाहत ने उसके मुंह में पहला निवाला डाला। वहीं आदत का रिएक्शन देखने के लिए आदित्य, अहान और अयान आदत की तरफ ही देख रहे थे। त्रिशा आज हॉस्टल में ही अपने किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रुक गई थी, जिस वजह से वह इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं थी। आदतें अपनी आंखों को बंद किया और खाना टेस्ट करने लगी। अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपनी आंखों को खोलकर चाहत की तरफ देखा, जो कि अपनी सांस थामकर आदत की रिएक्शन का इंतजार कर रही थी। साथ में बाकी तीनों भी। आदत ने अचानक से खुशी भरी आवाज में कहा, मोम क्या सच में की टेस्ट दिखाना आपने बनाया है? आदत का रिएक्शन देखकर चाहत का मुंह बन गया, वही बाकी तीनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। चाहत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, तुम सब लोग हम पर कितना शक करते हो। हमने पूरे 2 महीने से यह डिश बनाना सीखा है, तब जाकर यह इतनी टेस्टी बनी है। किसी को हमारी कदर ही नहीं है, हम किसी से बातें करेंगे। कहते हुए चाहत वहां से जाने लगी। तभी आदित्य कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, ऐसे कैसे तुम यहाँ से चली जाओगी? जब मेरी ब्यूटीफुल वाइफ ने अपने नाजुक नाजुक हाथों से हमारे लिए कुकिंग की है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को और मेरे बच्चे अपनी ब्यूटीफुल मॉम को अपने हाथों से खाना खिलाए। आदित्य की बात सुनकर चाहत के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई, पर उसने मुंह बना दे, हम गुस्सा हैं आप चारों से। चाहत की बात सुनकर आदित्य ने उसके गाल पर किस करते हैं, कोई बात नहीं, हमें अपनी क्यूट सी वाइफ का गुस्सा खत्म करना अच्छे से आता है। इतना कहकर आदित्य ने खाने का एक निवाला बनाकर चाहत के मुंह में डाल दिया। चाहत ने भी चुपचाप आदित्य के हाथ से वह खा लिया। उसने जैसे ही खाने को चबाए उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने खाना खाने के बाद खुद से कहा, हम इतना टेस्टी खाना भी बना सकते हैं। कहते हुए उसकी आंखें चमकने लगी। उसने खुद की तारीफ करते हुए कहा, हम कितने कमाल है, हमें सब कुछ आता है, हम बेमिसाल है। चाहत की बात सुनकर आदत, अयान और अयान हंसने लगे। वही आदित्य को चाहत पर और प्यार आने लगा। उसकी बीवी उसके बच्चों से भी ज्यादा क्यूट और इनोसेंट थी। ऐसे ही कपूर फैमिली ने मस्ती मजाक और कई सारी बातें करते हुए अपना डिनर कंप्लीट किया। डिनर होने के बाद 500 गार्डन में घूमने के लिए आ गए। इस वक्त बीच में आदत थी और उसके लेफ्ट राइट आदित्य और चाहत। आदित्य के साइड में अयान था और आदत के साइड में अहान। पांचों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए गार्डन की घास पर चल रहे थे। दूसरी तरफ लूथरा मैंशन में युवराज इस वक्त अपनी बालकनी में खड़ा था। उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, उसकी शर्ट पर हल्की की चोट के निशान थे और उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। वह बस आसमान से आने वाली ठंडी हवाओं को महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में कोई इमोशन नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई तूफान मचा हुआ हो। उसने आसमान की तरफ देखा। आसमान में आज ना ही सितारे थे ना ही चांद। तेजी से हवाएं चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। युवराज ने गहरे काले आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल ऐसा ही अंधेरा कर दिया तुमने। मेरी जिंदगी में रोशनी की कोई उम्मीद नहीं है। मैं भी तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल ऐसा ही अंधेरा कर दूंगा, जहां से तुम कभी भी नहीं निकल पाओगी, कभी भी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग कपूर मैंशन। इस वक्त सभी लोग लिविंग रूम में मौजूद थे। आज कोई भी ऑफिस नहीं जाने वाला था, सब लोग कहीं घूमने जाना चाहते थे। आदत का मूड सुबह से खराब था क्योंकि आयत उसका कॉल नहीं उठा रही थी और उसे युवराज के बारे में जानना था। घर पर भी वह युवराज के बारे में नहीं बता सकती थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वह गुमसुम से चुपचाप बैठी हुई थी। ये देखकर अहान ने उसके बगल में बैठते हुए कहा, क्या हुआ प्रिंसेस? अहान की बात सुनकर आदत ने उसके सीने पर अपना सर रखते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, बस मुझे निधि और आयुष की याद आ रही है। आदत की बात सुनकर अहान ने उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा, तो क्या हुआ? तू आज तक तो उनके साथ ही थी ना, पर अब तो हमारे साथ है, तो तुम्हें उन्हें याद करने की परमिशन नहीं है। तुम्हें अपना पूरा टाइम हमें देना होगा और पूरा फोकस सिर्फ हम पर करना होगा। अहान की बात सुनकर आदत ने कुछ नहीं कहा। वह उसे सच तो नहीं बता सकती थी, इसलिए वह चुप ही रही। तभी आदित्य ने उनके पास आते हुए कहा, क्या हुआ? मेरी प्रिंसेस को किसने परेशान किया जो उसका चेहरा उतरा हुआ है? क्या तुम्हारे इस नालायक भाई ने कुछ किया है? आदित्य ने आह्वान को घूरते हुए कहा। आदित्य की बात सुनकर अहान का मुंह बन गया। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, डैडी, माना कि प्रिंसेस वापस आ गई है, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने हैंडसम बेटी की बुराई करोगे। आप में से कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब अयान और आदत से प्यार करते हो। मुझे तो मंदिर से उठाकर लाए थे। कहते हुए अहान अपने आंसू साफ करने लगा। अहान की बात सुनकर अयान ने आदत के दूसरी तरफ बैठते हुए कहा, मंदिर से नहीं, हम तुझे रास्ते से उठाकर लाए थे। अयान की बात सुनकर अहान ने गुस्से से कहा, तुझे लेकर आए थे मंदिर से और रास्ते से? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रास्ते से उठाया हुआ खाने की? दिखता नहीं है क्या मैं अपनी मॉम और अपने डैडी की कार्बन कॉपी दोनों की तरह हैंडसम? तू जलता है मुझे क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा हैंडसम नहीं है। अहान की बात सुनकर अयान ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते कि मंदिर से लेकर आए थे, मैंने तो बस सच बताया कि मंदिर नहीं बल्कि रास्ते से, तो अब गुस्सा क्यों कर रहे हो? अयान को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर आह्वान को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही चाहत हंसते हुए अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हुए देख रही थी। आदत का ध्यान तो अपने भाइयों में था ही नहीं, उसके दिमाग में सिर्फ युवराज घूम रहा था। वह बस एक बार युवराज को सही सलामत देखना चाहती थी, तभी शायद उसके दिल को सुकून मिलता। आखिरी युवराज उसका प्यार जो था, और जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप सामने वाले इंसान को तकलीफ में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही आदत के साथ हो रहा था।
वह लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उन सभी के कानों में डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। डोरबेल की आवाज़ सुनकर पांचों ने एक साथ पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। तभी जगदीश जी दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो गए। सब लोग जानना चाहते थे कि इतनी सुबह सुबह घर कौन आया होगा। जगदीश जी ने जैसे ही दरवाजा खोल उन्हें अपने सामने एक हैंडसम सा नौजवान नजर है, जिसे देखकर जगदीश जी एक पल के लिए तो उसे देखते ही रह गए। अगले ही पल उन्होंने कहा, जी आपको किसी से मिलना है? जगदीश जी के सवाल पर उस इंसान ने अंदर आते हुए कहा, अपनी होने वाली बीवी से। एपिसोड 72। युवराज की बात सुनकर जगदीश जी हैरानी से युवराज की तरफ देखने लगे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। तब तक युवराज अंदर आ गया था। सभी लोग इस वक्त दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे, इसलिए एक साथ सभी लोगों का ध्यान अंदर आए युवराज पर गया। युवराज को देखते ही आदत की आंखें तो बड़ी बड़ी हो गई। वही आदित्य अयान भी युवराज को एक नज़र में ही पहचान गए, क्योंकि वह भी पिछले 5 साल से युवराज पर नज़र रखे हुए थे। आहान और चाहत कंफ्यूज होकर युवराज को देख रहे थे। युवराज का ध्यान अंदर आते ही सबसे पहले आदित्य पर गया। युवराज आदित्य को ही देखने लगा। आदित्य की नज़र भी सीधा युवराज की नज़रों से मिले। उसे युवराज की आंखों में कुछ अलग नजर आ रहा था, जिसे देखकर उसे अजीब से घबराहट महसूस हो रही थी। आदित्य कपूर जी से कभी किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, आज उसे काफ़ी बेचैनी हो रही थी। आहान जो कि अब तक चुप था, उसने युवराज की तरफ देखते हैं कहा, ये कौन है और इस वक्त हमारे घर पर क्या कर रहा है? आहान का सवाल सुनकर चाहत ने कहा, हाँ मैं वही पूछ रही थी, यह कौन है? इतना कहकर उसने अयान और आदित्य की तरफ देखते हैं कहा, क्या आप दोनों जानते हैं इसे? चाहत और आहान के सवाल पर आदित्य ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, हम इसे जानते तो नहीं है, पर इतना पता है कि यह युवराज लूथरा है, योगेश लूथरा का बेटा। लूथरा कॉरपोरेशन भी मुंबई में काफ़ी फेमस थी, जिस वजह से आहान भी अच्छे से जानता था कि लूथरा कॉरपोरेशन का मालिक कौन है। उसने जैसे ही युवराज का नाम सुना, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे युवराज बिजनेस इंडस्ट्री में आदित्य के बाद सबसे कैपेबल इंसान लगता था, क्योंकि 5 साल में जो मुकाम युवराज ने हासिल किया था वह आज तक कभी किसी ने हासिल नहीं किया था। युवराज भी अब तक चलता हुआ उन सभी के सामने आकर खड़ा हो गया था। उसके पीछे उसके ना ही बॉडीगार्ड थे ना ही कोई, और युवराज अपने दोनों हाथ पंथ की पॉकेट में डालकर सबकी तरफ देख रहा था। उसने आदित्य के सामने आकर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर कपूर, उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जानते होंगे। युवराज का सवाल सुनकर आदित्य ने खुद को संभालते हुए कहा, युवराज लूथरा, तुम इस वक्त हमारे घर पर क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें किसी बिजनेस को लेकर बात करनी थी तो तुम वापस आ सकते थे। आदित्य ने खुद को शांत रखते हुए कहा। आदित्य के सवाल पर युवराज ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराकर आदित्य की तरफ देखा और कहा, आपसे किसने कह दिया कि मुझे आपके साथ बिजनेस को लेकर कोई बात करनी है? युवराज के सवाल पर अयान ने रुल तरीके से कहा, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अयान की आवाज़ सुनकर युवराज ने अयान की तरफ देखते हुए कहा, अगर मुझे बिजनेस को लेकर बात करनी होती तो मैं कपूर इंडस्ट्रीज ज़्यादा ना कि कपूर मैंशन में, तो यहाँ पर कुछ पर्सनल बात के लिए आया था। कहते हुए उसने फिर से आदत की तरफ देखा, जो कि अपने नाखून चबाते हुए यहाँ वहाँ अपनी नज़र कर रही थी, पर कहीं ना कहीं युवराज को अपने सामने सही सलामत देखकर उसे अपने पेट में तितलियाँ उड़ती हुई महसूस हो रही थी। युवराज के मुंह से पर्सनल बात सुनकर चाहत, जो कि अब तक चुप थी, उसने कहा, कैसी पर्सनल बात? कहते हुए चाहत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर युवराज की तरफ देख रही थी। उसे युवराज बहुत हैंडसम लग। वही आदित्य ने जब युवराज की तरफ चाहत को इस तरह से देखते हुए देखा, उसकी आंखें छोटी हो गई। भले ही युवराज उसके बेटों की उम्र का था, पर वह ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी ब्यूटीफुल वाइफ उसके अलावा किसी और को देखें। आदित्य ने चाहत के पास आकर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, तो मुझसे बात क्यों कर रही हो? आदित्य की आवाज़ में जलन साफ साफ महसूस हो रही थी, जिसे महसूस करके चाहत ने अपनी छोटी छोटी आंखों से आदित्य की तरफ देखते हैं कहा, अरे हम जानना चाहते हैं कि वह हमारे घर पर कौन सी पर्सनल बात करने के लिए आया है, इसमें आप इतना क्यों कर रहे हैं? कहते हुए चाहत ने फिर से युवराज की तरफ देखते हुए कहा, बताओ तुम हमारे घर पर क्यों आए हो? चाहत के सवाल पर युवराज ने पूरी कपूर फैमिली की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप लोग अपने मेहमानों को बैठने के लिए भी नहीं रहते? ना कोई चाय नाश्ता ना कुछ, और बस जब से मैं आया हूँ सिर्फ सवाल। युवराज की बात सुनकर अयान ने एरोगेंट तरीके से उसकी तरफ देखते हुए कहा, बिना बुलाए मेहमान के साथ हम इसी तरह से बर्ताव करते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से जा सकते हैं मिस्टर लूथरा। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। अयान की बात सुनकर चाहत ने उसकी तरफ देखकर थोड़े गुस्से से कहा, अयान तुम इस तरह से हमारे मेहमान के साथ बात नहीं कर सकते, क्या मैं तुम्हें यही सब सिखाया है? चाहत की बात सुनकर अयान ने चाहत की तरफ देखा तो चाहत के चेहरे पर नाराजगी नजर आ रही थी, जिसे देखकर अयान चुप हो गया। आदित्य, जो कि अब तक शांत था, उसने युवराज की तरफ देखते हैं कहाँ, बैठकर बात करते हैं। कुछ देर बाद युवराज किसी किंग की तरह पर चढ़ाकर बैठा हुआ था। उसके सामने इस तरह से अयान और आदित्य भी बैठे हुए थे। वह तीनों एक दूसरे को घर रहे थे। वही आहान तो आदत के साथ मत एक साइड में बैठा हुआ था। आदत चुपके बार बार युवराज की तरफ देख रही थी। उसने अभी तक अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। अगर उसके पास में होता तो अब तक वह जाकर युवराज के गले से लग गई होती, पर अब तक उसने अपने घर पर युवराज के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकती थी। चाहत भी अब तक चुपचाप बैठी हुई थी और टुकुर टुकुर उन दोनों को ही देख रही थी। जब उसने देखा कि कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, उसने मुंह बनाते हुए कहा, अरे एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुम लोगों को एक दूसरे से प्यार हो गया है? चाहत की बात सुनकर युवराज, अयान और आदित्य ने एक साथ चाहत की तरफ देखा, जो कि काफ़ी क्यूट तरीके से उन तीनों को देख रही थी।
चाहत की क्यूटनेस देखकर युवराज ने खुद से कहा, लिटिल रैबिट बिल्कुल अपनी मॉम की कार्बन कॉपी है, बट ये ज़्यादा क्यूट है। यह मन ही मन सोचकर उसने गुस्से से खुद को कुछ समझाया और फिर से आदित्य की तरफ देखने लगा। आदित्य, जो कि अब तक शांत था, उसने युवराज की तरफ देखते हुए कहा, तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम्हारी यहाँ आने का कौन सा पर्सनल रीजन है जो तुम बिन इन्फॉर्म किया सीधा हमारे घर आ गए। आदित्य की बात सुनकर युवराज ने गहरी सांस ली और कहा, देखिए मिस्टर कपूर, मुझे घुमा के फिर आकर बात करने की आदत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पेरेंट्स की डेथ 5 साल पहले हो गई थी और मेरी लाइफ में मेरे दादाजी के अलावा कोई और नहीं है और फिलहाल वह भी अस्पताल में एडमिट है। मेरे दादाजी की आखिरी इच्छा है कि मैं उनके जीते जी शादी कर लूं और मैं उनकी ही इच्छा पूरी करना चाहता हूं। युवराज की बात सुनकर आदित्य ने कहा, तो इसमें हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? आदित्य के सवाल पर युवराज ने आदत की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं मिस्टर कपूर, इसलिए इस वक्त मैं यहां पर आया हूं। युवराज की बात सुनते ही आदित्य की आंख हैरानी और गुस्से से बड़ी हो गई। उसने गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? आदित्य के साथ साथ आहान भी गुस्से में आ गया था। आयान तो पहले से ही गुस्से से युवराज को घूर रहा था। उन तीनों का रिएक्शन पर युवराज ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और नॉर्मल तरीके से उन्हें देखने लगा। वहीं युवराज की बात सुनकर तो आदत की आंखें हैरानी के साथ बड़ी हो गई, पर जैसे ही उसने अपने घर वालों का रिएक्शन देखा, उसके चेहरे पर मायूसी आ गई। इस वक्त घबराहट की वजह से उसकी सांसें तेज हो गई थी। वहीं उन चारों के अपोजिट चाहत के चेहरे पर तो युवराज की बात सुनकर बड़ी सी मुस्कुराहट नजर आने लगी। जब उसने युवराज को देखा था तो उसे पहले ही नज़र में युवराज पसंद आ गया था और उसने मन ही मन ये सोच लिया था कि वह जरूरी युवराज के बारे में आदित्य से बात करेगी। पर आप युवराज की बात सुनकर वह तो खुशी से नाचने को तैयार थी, पर जैसे ही उसने अपने बेटे और अपने पति का रिएक्शन देखा, उसका मुंह बन गया। पर फिलहाल वह बीच में नहीं बोलना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि आदित्य कभी भी आदत की लाइफ को लेकर कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा। युवराज को शांति से बैठा देखकर आयन ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बिना हमारे बारे में कुछ जाने, बिना मेरी बहन के बारे में जाने, इस तरह से सीधा हमारे घर उसके रिश्ते की बात करने की खुद को समझते क्या हो तुम? अयान की बात सुनकर युवराज ने अपना चेहरा ऊपर उठकर अयान की तरफ देखकर बेहद एरोगेंट तरीके से कहा, मैं खुद को क्या समझता हूं और क्या नहीं, यह मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, तुम्हारी बहन के रिश्ते के लिए मैं इसलिए आया हूं बिकॉज आई लाइक हेयर एंड फैक्ट तुम्हारी बहन भी मुझे पसंद करती है। यकीन नहीं है तो तुम खुद उससे पूछ सकते हो। युवराज की बात सुनकर आदित्य, अयान, आहान तीनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आदित्य ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, अब तक मैं शांति से बात कर रहा था। इसका यह मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। मेरी बेटी आज तक इंडिया में थी ही नहीं, बल्कि वह पिछले 5 साल से लंदन में थी, तो वह तुमसे कैसे प्यार कर सकती है? आदित्य की बात पर युवराज ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर कपूर, मुझे तो लगा था कि आप काफ़ी शार्प माइंडेड है, पर आपकी बातें सुनकर तो मुझे आप पर शक हो रहा है कि सच में लोग जो आपके बारे में बोलते हैं वह सच भी है या नहीं। युवराज की बात सुनकर आदित्य के साथ साथ वहां पर बैठे सभी लोगों के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। भाई आदत ने खुद से कहा, क्या ये पागल है? हैंडसम डेविल इतनी इडियट कैसे हो सकते हैं? उन्हें तो हमारी मॉम, हमारे भाई और हमारे डैडी के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, पर वह तो उन्हें गुस्सा दिला रहे हैं। ऐसे में तो हमारी शादी कभी भी नहीं हो पाएगी। आदत बेचारी अपने नाखून चबाते हुए घबराई हुई नजरों से कभी युवराज को देखते तो कभी अपने पेरेंट्स को। आदित्य ने युवराज की बात सुनकर दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आदित्य के सवाल पर युवराज ने अपनी कॉपी को नीचे रखते हैं कहा, मिस्टर कपूर, जैसा कि आपने कहा कि आपको इस बात का शौक है कि आपकी बेटी पिछले 5 साल से लंदन में थी, तो फिर वह मुझे कैसे प्यार कर सकती है? तो क्या आपको यह नहीं पता कि मैं भी पिछले 5 साल से अपना बिजनेस लंदन से ऑपरेट कर रहा हूँ? युवराज की बात सुनकर आदित्य ने युवराज की तरफ देखा और फिर आदत की तरफ। आदत अपना चेहरा नीचे झुकाकर अभी भी अपने नाखून चबा रही थी। आदित्य को अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। भले ही वह जानता था कि युवराज को कुछ भी नहीं पता है, पर वह ऐसे कैसे उस इंसान के साथ अपनी बेटी को भेज सकता था जिस इंसान के पेरेंट्स के खून से उसकी बेटी के हाथ रंगे हो, जिस इंसान से वह अपनी बेटी को बचाने के लिए पिछले 5 साल से जो कुछ भी उससे बना पड़ रहा था वह सब कुछ कर रहा था। सब लोग इस वक्त चुप थे। तब आहान ने गुस्से से कहा, तुम बकवास कर रहे हो, हमारी बहन तो अभी कितनी छोटी है, वह ऐसे कैसे तुमसे शादी कर सकती है? इतना कहकर आहान ने आदत की तरफ देखा और कहा, क्या तुम इस इंसान को जानती हो? क्या बकवास कर रहा है ये? तुम चुपचाप क्यों बैठी हो, कुछ तो बोलो। आहान की बात सुनकर आदत ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखा, पर कुछ भी नहीं कहा। उसकी जबान उसका साथ दे ही नहीं रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने धीरे से युवराज की तरफ देखा तो युवराज ने उसे देखकर अपनी विंक कर दी। इसे देखकर आदत के गाल गुलाबी हो गए। उसने जल्दी से अपना चेहरा फेर लिया, पर उन दोनों की यह हरकत आदित्य ने देख ली थी। अब उसे और भी ज्यादा बेचैनी हो रही थी। अयान, जो कि अब तक शांत था, उसने गुस्से से कहा, मिस्टर युवराज लूथरा, हमने अब तक तुम्हारी सारी बकवास सुन ली, पर अब और नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। हमें तुम्हारे प्रपोज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हम कभी हमारी बहन की शादी तुमसे कराएंगे, ना ही वह खुद करेगी, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। आयान की बात सुनकर युवराज अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ पैर की पॉकेट में डालकर आदत की तरफ देखते हैं कहा, देखा लिटिल रैबिट, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पर तुम्हारी फैमिली को मैं झूठ लग रहा हूं और तुम्हें भी कुछ नहीं बोलना है। मेरे लिए शादी करना इंपॉर्टेंट है अपने दादाजी की खुशी के लिए। अब फिर वह चाहे मैं अपनी पसंद की लड़की से करूं या फिर किसी और की पसंद की, अभी भी वक्त है। सच कबूल कर लो, बता दो अपनी फैमिली को कि मेरा इश्क सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि 2 तरफा है।
युवराज की बात सुनकर कि वह किसी और से शादी करेगा, आदत की सांसें घबराहट तेज हो गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर युवराज की तरफ देखा तो युवराज उसी की तरफ देख रहा था। बाकी सबकी नज़र भी आदत की तरफ ही थी कि वह क्या कहती है। एपिसोड 73। इस वक्त सभी लोग आदत की तरफ ही देख रहे थे। वही आदत की सांस घबराहट की वजह से तेज हो गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उसने घबराते हुए युवराज की तरफ देखा तो उसे युवराज की आंखों में अजीब से इमोशन नजर आए जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। अयान ने आदत के चेहरे की तरफ देखा और कहा, आदत तुम्हें इस इंसान से घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा पूरा परिवार है। यह इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। बोलो कि यह इंसान जो कुछ भी बोल रहा है सब कुछ झूठ है। अयान की बात सुनकर आदत ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद किया। वह ऐसे कैसे अपने परिवार से झूठ बोल सकती थी। वैसे भी कभी ना कभी तो उसे अपने परिवार वालों को युवराज के बारे में बताना ही था। और अब जब युवराज खुद उसके सामने उसके परिवार वालों के सामने आ गया था तो आदत के पास सच कबूल करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। आदत ने गहरी सांस ली और आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, डैडी आई एम सॉरी, मैंने आपको नहीं बताया। आदत की बात सुनकर आदित्य की नज़रें युवराज पर ठहर गई। उसे युवराज की आंखों में आदत के लिए प्यार नहीं बल्कि कुछ और नजर आ रहा था जिसे देखकर आदित्य को अजीब से बेचैनी हो रही थी। आदित्य कैसे अपनी बेटी को ऐसे इंसान से प्यार करने दे सकता था जिस इंसान के माँ बाप की जान आदत के हाथों से गई हो। आज नहीं तो कल युवराज को इस बारे में पता चल ही जाता। ये बात आदित्य भी जानता था। तो क्या युवराज फिर भी उसकी बेटी के साथ खुशी से रह सकता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। युवराज ने आदत की तरफ देखकर गुस्से से कहा, बकवास बंद करो आदत। आदित्य इतनी जोर से चिल्लाया था कि आदत घबराकर 2 कदम पीछे हो गई। यह पहली बार था जब आदित्य आदत पर इस तरह से चिल्लाया था। आदत ने आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखा तो आदित्य ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि प्यार जैसी बकवास चीज़ों के बारे में बात करो, चुपचाप अपने रूम में जाओ। आदित्य की बात सुनकर आदत ने आंसू भरी आंखों से युवराज की तरफ देखा। वही आहान और चाहत तो हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य चाहत पर चिल्ला रहा है। आहान समझ रहा था कि यह आदित्य के अंदर का डर है जो उसे आदत पर इस तरह से चलने पर मजबूर कर रहा है। आदत अभी भी अपनी जगह पर खड़ी होकर आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देख रही थी। आदित्य ने इस बार जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चुपचाप अपने रूम में। जो इस बार आदित्य की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा तेज थी। आदत ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से युवराज की तरफ देखा। युवराज अभी भी उसे अपनी खाली आंखों से देख रहा था। आदत जब वहां से नहीं गई तो आदित्य ने अपनी आंखों को बंद करके आहान की तरफ देखते हुए कहा, आहान आदत को लेकर उसके रूम में जाओ। आदित्य की आवाज़ में आज ऑर्डर नजर आ रहा था जिसे देखकर आहान ने उसे मना करने की हिम्मत नहीं की। आहान ने आदत का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रिंस चलो, कहते हुए वह आदत को लेकर जाने लगा। अगर तुम आज यहाँ से चली गई तो समझ लेना मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। आदत जो कि अपने डैडी के ऐसे बर्ताव की वजह से पहले से ही काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई थी, जब उसने युवराज की बात सुनी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे उसकी सांसें मांग रहा हूँ। उसे अभी अभी तो अपने पहले प्यार का एहसास हुआ था और अब युवराज उससे दूर जाने की बात कर रहा था। आदत ने अपने हाथ की तरफ देखा जिस आहान ने मजबूती से पकड़ कर रखा था। उसने आहान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और पकड़ते हुए आदित्य के पास आ गई। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, डैडी मैं हैंडसम डेविल से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ डैडी आप इस तरह से मुझे उनसे दूर नहीं कर सकते, मैं उनके बिना नहीं रह सकती डैडी प्लीज़। कहते हुए आदत अपने दोनों हाथ जोड़कर आदित्य के सामने घुटनों के बल बैठ गई। आदित्य जो कि अपनी बेटी से हद से ज़्यादा प्यार करता था उसे इस तरह से टूट कर रोते हुए देखकर आदित्य का दिल भी दर्द कर रहा था। उसने अपनी आंखों को मजबूती से बंद करके आदत को कंधों से पकड़कर खड़ा किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत या थोड़ा सा भी प्यार है तो अभी के अभी तुम यहाँ से अपने रूम में चली जाओ। आदित्य की बात सुनकर आदत ने आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखा और बिना कुछ कहे एक नज़र युवराज को देखकर दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। अपने रूम में आकर आदत ने तेजी से रूम का दरवाजा बंद किया और फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। वही इस वक्त लिविंग रूम का माहौल काफ़ी ज़्यादा टेंशन भरा हो गया था। चाहत कुछ बोलना चाहती थी पर आदित्य का गुस्सा दिखाकर वह भी चुपचाप एक जगह पर खड़ी थी। आदित्य ने गुस्से से युवराज की तरफ देखते हुए कहा, जो कुछ भी तुमने थोड़ी देर पहले कहा वह सब क्या था? आदित्य के सवाल पर युवराज ने आदित्य की आंखों में आंखें डालकर देखे हुए कहा, मिस्टर कपूर शायद आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं और उससे शादी करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि मेरे दादाजी मेरी शादी होते हुए देखना चाहते हैं और डॉक्टर ने कहा है कि शायद वह ज़्यादा दिन तक जिंदा ना रह सके, बस इतना ही। और जब मैं किसी लड़की को पसंद करता हूं तो मैं किसी और से शादी क्यों करूं? इसलिए मैं यहाँ पर आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया था, पर आप तो यहाँ पर तमाशा कर रहे हैं। युवराज की बात सुनकर आदित्य ने युवराज की आंखों में देखा। युवराज की आंखें देखकर आदित्य आसानी से बता सकता था कि युवराज साफ साफ झूठ बोल रहा है। आदित्य ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद करते हुए कहा, देखो मुझे तुम्हारे साथ फालतू बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस इतना समझ लो कि मेरी और तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती। तुम्हें जिस किसी लड़की से शादी करनी है तुम कर सकते हो, बस मेरी बेटी के बारे में सोचना छोड़ दो। इतना कहकर आदित्य वहां से तेजी से ऊपर अपने स्टडी रूम की तरफ जाने लगा।
आदित्य को जाते हुए देखकर पीछे से युवराज ने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर कपूर। युवराज की आवाज़ सुनकर आदित्य के कदम रुक गए, पर उसने पीछे पलटकर युवराज की तरफ नहीं देखा। युवराज ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, शायद आप मेरे बारे में कुछ जानते नहीं। युवराज लूथरा नाम है मेरा, जो चाहता हूँ वह हासिल करके रहता हूँ, चाहे फिर वह इंसान हो या कोई सामान कहते हो। युवराज ने एक सरकारी नज़र अयान अहान और चाहत पर डाली और वहाँ से पलटकर जाने लगा। तभी अयान और आदित्य ने एक साथ गरजते हुए कहा, मेरी बहन मेरी बेटी समान नहीं है। उन दोनों की आवाज़ सुनकर युवराज ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, वह क्या है और क्या नहीं ये तुम दोनों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा। इतना कहकर युवराज बिना कुछ कहे वहां से तेज कदमों से निकल गया। वहीं युवराज के जाने के बाद चाहत, जो कि अब तक चुप थी, उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या हो रहा था यहाँ पर अब तक। चाहत की तरह ही आहान काफ़ी कंफ्यूज था। उसे युवराज पर गुस्सा तो आ रहा था, पर अयान और आदित्य का बर्ताव उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। आदित्य ने चाहत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आदत को संभालो। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। अयान ने एक नज़र चाहत की तरफ देखा और फिर वह भी आदित्य की तरफ चला गया। वही आदत अपने रूम में अपने बड़े से टेडी बेयर को गले लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, डैडी ने ऐसा क्यों किया? डैडी तो हम पर गुस्सा नहीं करते ना, और हमने क्या गलत किया? क्या प्यार करना गलत है? अयान भाई ने भी तो प्यार किया ना डैडी, और मोम ने तो उनके प्यार को एक्सेप्ट भी कर लिया, फिर हमसे कौन सी प्रॉब्लम है? क्या लड़कियों का प्यार करना गलत है? कहते हुए आदत लगातार रो रही थी। तभी धीरे से रूम का दरवाज़ा खोलकर चाहत और आहान अंदर आए। जैसे ही उन्होंने देखा कि आदत किस तरह से फूट फूट कर रो रही है, उन दोनों को अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ। आदत ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर भी अपना चेहरा ऊपर उठकर दरवाजे की तरफ नहीं देखा। उसे लग रहा था कि जरूर आदित्य उसे मनाने के लिए आया होगा, पर आदत ने भी डिसाइड कर लिया था कि वह अपने डैडी को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगी। आज तक आदित्य कभी भी आदत पर नहीं चिल्लाया था, जिस वजह से आदत आज आदित्य के इस तरह से खुद पर चिल्लाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हट हुई थी। चाहत और आहान धीमे कदमों से चलते हुए बेड के पास आ गए। चाहत ने धीमी आवाज में कहा, आदत। चाहत की आवाज़ सुनकर आदत ने अपना आंसू भर चेहरा ऊपर उठकर चाहत की तरफ देखा। अपनी बच्ची का आंसुओं भरा चेहरा देखकर चाहत ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, बच्चा डोंट क्राई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। चाहत की बात सुनकर आदत फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मॉम, डैडी ने मुझ पर गुस्सा की। हाँ डैडी, समझते क्यों नहीं है? मैं हैंडसम डेविल से प्यार करती हूँ। हैंडसम डेविल मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो डैडी ने उन्हें मना क्यों किया? मॉम, मैं अपने अलावा हैंडसम डेविल के साथ किसी और लड़की को नहीं देख सकती, मैं मर जाऊंगी। मॉम, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आदत रोते हुए लगातार यही सब चाहत से कह रही थी। वही उसे इतना रोते हुए देखकर चाहत उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। आह्वान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। युवराज की बात तो उसे भी पसंद नहीं आई थी और गुस्सा उसे भी आया था, पर जिस तरह से आदित्य और अयान ने रिएक्ट किया था, उनका रिएक्शन देखकर आह्वान को कहीं ना कहीं कुछ गलत होने का शक हो रहा था। इसलिए वह बिना उनसे बात किए किसी नतीजे पर नहीं पहुंचाना चाहता था। आखिर सवाल उसकी बहन की जिंदगी का था। वही आदत को इस तरह से बातें करते हुए देखकर चाहत में थोड़े गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मुंह से मारने की बात निकालने की? कहते हुए चाहत की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। अपनी मॉम को इस तरह से रोते हुए देखकर आदत ने कहा, आई एम सॉरी मॉम, मैं बहुत बुरी हूं ना, मैं हमेशा सबको तकलीफ देता हूं ना। कहते हुए आदत गहरी गहरी सांस लेने लगी। ज़्यादा रोने की वजह से उसकी सांस उखड़ रही थी। उसे इस तरह से गहरी सांस लेते हुए देखकर चाहत ने घबराते हुए कहा, शांत हो जो बच्चा, शांत हो जाओ। इतना कहकर उसने साइड से पानी का गिलास उठाकर आदत को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद आदत ने चाहत को गले लगाते हुए कहा, मोम, अगर मुझे मेरे हैंडसम डेविल नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। आदत की बात सुनकर चाहत ने कहा, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे डैडी से बात करूंगी, पहले तुम शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाहत की बात सुनकर आदत ने कहा, आप सच में डैडी से बात करोगी? कहते हुए उसकी आंखों में उम्मीद नजर आ रही थी। वह किसी भी कीमत पर युवराज को नहीं खो सकती थी। युवराज उसके लिए कुछ ही दिनों में उसके लिए उसकी जिंदगी बन गया था। आह्वान चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहा था। कुछ ही देर में आदत रोते रोते चाहत की गोद में ही सो गई। चाहत ने अपनी बच्ची के छोटे से चेहरे की तरफ देखा, जो कि रोने की वजह से उतर गया था। उसने धीरे से उसके माथे को चुम्मा और उसे ठीक से बेड पर लेटकर अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, हम इस तरह से आपको हमारी बच्ची को तकलीफ नहीं देने देंगे, आपको हमें जवाब देना ही होगा। चाहत ने आहान की तरफ देखा, जो कि किसी सोच में खोया हुआ था। चाहत ने कहा, आह्वान क्या हुआ तुम्हें? चाहत की आवाज़ सुनकर आहान जैसे सपने से बाहर आया। उसने कहा, क्या हुआ मॉम? चाहत ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कुछ नहीं। क्या है इसका जवाब? मुझे तुम्हारे डैडी से चाहिए। मैं इस तरह से अपनी बेटी को दर्द में नहीं देख सकती। उसने प्यार ही तो किया है, और अगर जिस लड़के से हमारी आदत प्यार करती है वह लड़का उससे शादी करना चाहता है तो प्रॉब्लम क्या है? चलो, हमें तुम्हारे डैडी से जवाब चाहिए। कहते हुए चाहत आहान के साथ तेज कदमों से स्टडी रूम की तरफ जाने लगी। दोनों तेज कदमों से चलते हुए स्टडी रूम के पास आ गए। स्टडी रूम के पास आकर चाहत दरवाजा खोलने ही वाली थी कि अंदर से उसके कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी। चाहत में जैसे ही अंदर की बात सुनी, उसके कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। चाहत के साथ साथ आहान की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसने अभी अभी सुना वह सब कुछ सच है। उसने हैरानी से चाहत की तरफ देखा तो इस वक्त चाहत भी काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान लग रही थी। एपिसोड 74।
चाहत और आहान अभी भी अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़े थे। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी अभी अभी उन्होंने सुना वह सच है। चाहत की आंख से तो आंसू की बूंदें उसके गालों पर लुढ़क रही थी, वही आहान तो जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया था। उसने चाहत की तरफ देखा तो चाहत में कुछ कहने की कोशिश की, पर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। तभी अंदर से फिर से उन्होंने कुछ सुना, जिसे सुनकर इस बार चाहत खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और उसने धक्का देकर स्टडी रूम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने की आवाज़ सुनकर आदित्य और अयान, जो कि इस वक्त बेहद परेशान और गुस्से में लग रहे थे, उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो उन्हें दरवाजे पर परेशान आहान और रोती हुई चाहत नजर आए। उन दोनों को देखकर आदित्य चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अयान भी शांति से उनको ही देखने लगा। जैसे ही उन दोनों का ध्यान चाहत की आंखों में आए, आंसू पर गया। दोनों दौड़ते हुए चाहत के पास आ गए। आदित्य ने चाहत का चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो, कुछ हुआ है क्या? आदित्य का सवाल सुनकर चाहत ने आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आप अभी अभी झूठ बोल रहे थे ना, ऐसा नहीं हो सकता, आप अयान से झूठ बोल रहे थे ना? चाहत की बात सुनकर आदित्य ने कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हूँ, मैं कुछ समझ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम रो क्यों रही हो? चाहत ने आदित्य की तरफ देखकर उसके सवाल को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा, पहले आप हमें हमारे सवाल का जवाब दीजिए, आप अभी अभी झूठ बोल रहे थे ना, हमारी आदत ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वह ऐसा कैसे कर सकती है, आप झूठ बोल रहे थे? चाहत की बात सुनकर आदित्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, इसका मतलब चाहत में सब कुछ सुन लिया? आदित्य ये सोचना भी नहीं चाहता था। पिछले 5 साल से उसने ये राज अपने दिल में दफन करके रखा था। ना चाहते हुए भी कुछ दिन पहले अयान को इसके बारे में पता चल गया और अब चाहत को। आदित्य को चुप देखकर चाहत ने आदित्य को कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, हमने आपसे कुछ पूछा है, जवाब दीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं ना, हमारी आदत ने किसी को नहीं मारा, आप ऐसे कैसे उसे खून कर सकते हैं, हमारी आदत कैसे किसी की जान ले सकती है, वह तो एक चूहे को भी नहीं मार सकती, आप झूठ बोल रहे हैं ना? चाहत लगातार एक ही बात रिपीट कर रही थी। वही अयान भी आप सब कुछ समझ गया था। उसने आहान तरफ देखा तो उसे आहान की आंखों में काफ़ी सारे सवाल नजर। आदित्य को चुप देखकर चाहत ने आदित्य को कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, हमने आपसे कुछ पूछा है, जवाब दीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं ना, हमारी आदत ने किसी को नहीं मारा, आप ऐसे कैसे उसे खून कर सकते हैं, हमारी आदत कैसे किसी की जान ले सकती है, वह तो एक चूहे को भी नहीं मार सकती, आप झूठ बोल रहे हैं ना? चाहत लगातार एक ही बात रिपीट कर रही थी। वही अयान भी आप सब कुछ समझ गया था। उसने आहान की तरफ देखा तो उसे आहान की आंखों में काफ़ी सारे सवाल नजर आए। आदित्य अभी भी चुपचाप चाहत को ही देख रहा था। ये देखकर चाहत में चिल्लाते हुए कहा, जब आप क्यों नहीं दे रहे हैं, आप बोलिए कुछ। चाहत को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर आदित्य ने चाहत को अपने सीने से लगाकर उसे शांत करते हुए कहा, चाहत शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। आदित्य की बात सुनकर चाहत में रोते हुए कहा, सब झूठ है ना, आप झूठ बोल रहे हैं ना, हमारी आदत ऐसा कुछ नहीं कर सकती ना? चाहत लगातार एक ही बात बोलते हुए लगातार रो रही थी। उसके रोने की वजह से आदित्य की शर्ट सीने से पूरी तरह से भीग चुकी थी, पर फिर भी उसने चाहत को खुद से दूर नहीं किया बल्कि उसे शांत करने लगा। कुछ देर बाद जब चाहत का रोना थोड़ा काम हो गया, आदित्य ने चाहत को सोफे पर बिठा दिया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अयान और आह्वान भी उनके पास आकर खड़े हो गए। चाहत ने अपनी आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आदित्य ने चाहत की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, चाहत तुमने जो कुछ भी सुना वह झूठ नहीं है, वह सब कुछ सच है। आदित्य ने इतना कहा ही था कि चाहत ने मजबूती से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह इस बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी। आह्वान, जो कि अब तक चुप था, उसने कहा, पर यह कब हुआ और इसके बारे में मुझे कुछ पता क्यों नहीं है? आह्वान और चाहत की तरफ देखकर आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। कहकर आदित्य खिड़की के पास आ गया और धीरे धीरे 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बताने लगा। आदित्य की बातें सुनकर चाहत लगातार रो रही थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। उसकी बेटी की लाइफ में इतना कुछ हो चुका था और उसे इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। उसे आदित्य पर गुस्सा भी आ रहा था और कहीं ना कहीं वह ये भी समझ रही थी कि आदित्य ने यह बात उसे क्यों नहीं बताई। वहीं आह्वान भी सब कुछ जानकर हैरान था। आखिर में सब कुछ बताने के बाद आदित्य ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, और आदत की गाड़ी से जिनका एक्सीडेंट हुआ था वह युवराज लूथरा के पेरेंट्स थे, योगेश लूथरा और योगिता लूथरा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आदत युवराज लूथरा के साथ कांटेक्ट में रहे, क्योंकि अगर फ्यूचर में उसे कभी आदत के बारे में सच पता चल गया तो वह आदत के साथ क्या करेगा ये हम सोच भी नहीं सकते। मैं बहुत मुश्किल से आदत को आज तक प्रोटेक्ट करके रखा है, पुरानी यादें वह भूल जाए, इसलिए मैंने उसे खुद से दूर लंदन भेजा था, वरना मैं अपनी जान से प्यारी बेटी को कभी खुद से दूर ना करता। आदित्य की बात सुनकर चाहत की आंखों के सामने आदत का रोता हुआ चेहरा और उसकी बातें घूमने लगी। मॉम, मैं हैंडसम डेविल से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके बिना मर जाऊंगी। मॉम प्लीज़ आप डैडी को समझाओ ना, मैं उनके बना नहीं की सकती। आदत की बातें याद करके चाहत ने रोते हुए कहा, पर आदत युवराज लूथरा से बहुत प्यार करती है, हम सोच भी नहीं सकते उतना ज़्यादा वह कैसे जिएगी उसके बिना। चाहत की बात सुनकर आदित्य की आंख में भी आंसू आ गए। उसने भी आदत की आंखों में युवराज के लिए सच्चा प्यार देख लिया था, पर उसके लिए उसकी बेटी के प्यार से ज़्यादा उसकी बेटी की जिंदगी इंपॉर्टेंट थी। युवराज की आंखों में आदित्य ने कुछ ऐसा देखा था जिसे वह चाहकर भी नहीं भूल सकता था। आदित्य ने अपने आंसू साफ करके चाहत के सामने बैठते हुए कहा, चाहत हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदत है, अगर उसकी ज़िंदगी के लिए हमें उसे उसके प्यार से दूर करना पड़े तो भी हमें वह करना होगा।
उसे कुछ दिन तक तकलीफ होगी पर जिंदगी भर की तकलीफ से तो यही अच्छा होगा ना कि वह कुछ दिन ये दर्द बर्दाश्त कर ले। आदित्य की बात सुनकर चाहत ने अपना चेहरा ऊपर उठकर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, वह कैसे बर्दाश्त करेगी, मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकती। आप सोच भी नहीं सकते कि वह कितनी ज़्यादा तकलीफ में है। वह थोड़ी देर पहले तक फूट फूट कर रो रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से उसे सुलझा है और मैंने उससे ये प्रॉमिस भी किया है कि मैं आपको मना कर रहूंगी। मैं क्या करूं, कहते हुए चाहत फिर से रोने लगी। चाहत को इस तरह से रोते हुए देखकर आदित्य ने उसे अपने सीने से लगते हैं कहा, सबसे पहले तुम शांत हो जाओ, क्योंकि अगर तुम इस तरह से टूट गई तो हम आदत को कैसे संभालेंगे, हम सबको मिलकर उसे संभालना है। आदित्य की बात सुनकर चाहत ने उसकी तरफ आंसू भरी आंखों से देखा पर कुछ नहीं कहा। आहान जो कि अब तक चुप था उसने आदित्य की तरफ देखते हैं कहा, डैडी अगर हम आदत को सब कुछ सच बता दे तो। आहान की बात सुनकर अयान और आदित्य ने एक साथ बिल्कुल भी नहीं उन दोनों का रिएक्शन देखकर चाहत और आहान हैरानी से उन दोनों को देखने लगे। आदित्य ने गहरी सांस लिया, कहा, हम आदत को इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि आज तक वह 5 साल पहले हुए हादसे से उभर नहीं पाई है। जब भी वह किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है और उसे पैनिक अटैक आते हैं, इसलिए हम उसकी लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकते। और अब आदत युवराज से प्यार करने लगी, ऐसे में उसे सच बताना बहुत बड़ी स्टूपिडिटी होगी क्योंकि हम जिस इंसान से प्यार करते हैं हम उसे हमेशा खुश देखना चाहते हैं और हम ये कभी नहीं चाहते कि हमारी वजह से उसकी लाइफ में कुछ गलत हो या कभी वह उदास हो। और अगर आदत को पता चल गया कि युवराज की लाइफ की तकलीफ की वजह ही वह है तो वह ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मैं अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता। आदित्य की बात सुनकर चाहत, आहान, युवराज भी समझ गए कि आदित्य क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहा था। अब उन्हें भी आदित्य की बातें बिल्कुल ठीक लग रही थी। आदित्य ने उन तीनों की तरफ देखते हुए, हमें ये बात आदत को नहीं बतानी है पर हमें आदत को युवराज से दूर रखना है क्योंकि जब जब आदत युवराज के सामने जाएगी मुझे डर लगा रहेगा कि कहीं युवराज को सच बताना चल गया हूँ। पिछले 5 साल से वह अपने पेरेंट्स के कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, अगर उसे हल्की सी भनक भी लग गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। आदत की बात सुनकर और उसे इस तरह से रोते हुए देखकर आदित्य भी कमज़ोर पड़ रहा था, पर इस वक्त अगर वह कमज़ोर पड़ गया तो सब कुछ बर्बाद हो सकता था। इसलिए आदित्य ने खुद को कठोर करते हुए कहा, आदत बच्चा, आज तक मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगा पर इस बार आपके डैडी आपसे कुछ मांग रहे हैं। प्लीज़ बच्चा, डैडी की बात मान लो। आप जिस इंसान से कहोगी मैं उसे इंसान से आपकी शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर युवराज लूथरा नहीं बच्चा, बस अपने डैडी की इतनी सी बात मान लो। आदित्य की बात सुनकर आदत खामोश नज़रों से आदित्य की तरफ देखने लगी। इस वक्त उसकी आंखों में इतना दर्द था जिसे देख करें आदित्य उसे देख नहीं पाया। उसने अपनी नज़रें, अगर आप मुझे थोड़ा सा भी प्यार करती हो तो आप दोबारा ये बात अपने जबान पर नहीं लगे, मुझे बस इतना कहना था, अपना ध्यान रखना बच्चा। इतना कहकर आदित्य बिना आदत की तरफ देखे अपनी जगह से खड़ा होकर तेज कदमों से आदत के रूम के बाहर चला गया। वही आदत अभी भी बिस्तर पर इस तरह से लेते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसने धीरे से कहा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मुझे मेरे प्यार से दूर कर रहे हैं, क्यों डैडी, कहते हुए वह फिर से रोने लगी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। वही दरवाजे के बाहर आकर आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंख से भी एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। वह अपनी बेटी को इतनी तकलीफ नहीं देना चाहता था पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अगर उसके हाथ में सब कुछ होता तो शायद वह 5 साल पहले हुई उसे गलती को सुधरता जिसे सब कुछ उलझा कर रख दिया था। आदत रोते हुए अभी युवराज को तो कभी आते की बातों को याद कर ही रही थी कि उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज़ सुनकर आदत नहीं अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसके मोबाइल पर युवराज का नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर आदत ने कॉल उठाने के लिए अपना हाथ आगे किया तो उसे आदित्य की बात याद आ गई। आदत ने अपनी आंखों को बंद किया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। 2 बार कॉल रिंग करने के बाद मोबाइल बंद हो गया। आदत अभी भी उसी तरह से मोबाइल को एकटक देख रही थी, तभी उसे एक मैसेज की नोटिफिकेशन नजर आए। आदत ने नोटिफिकेशन से ही मैसेज को पढ़ा तो उसकी आंखें हैरानी और घबराहट से बड़ी हो गई। एपिसोड 75। आदत ने घबराते हुए अपना मोबाइल अपने हाथ में उठाया तो उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से भी पानी की तरह आंसू बहने लगे। उसने कुछ कहने की कोशिश की पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने घबराते हुए कहा, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं होने देंगे, कहते हुए आदत ने युवराज का नंबर डायल किया पर दूसरी तरफ से किसी ने कॉल नहीं उठाया। आदत ने लगातार 50 बार कॉल किया पर फिर भी दूसरी तरफ से युवराज ने कॉल नहीं उठाया। अब आदत की सांस घबराहट की वजह से तेज हो रही थी। वह रोते हुए जल्दी से बिस्तर से उतरकर खड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप हमारी जिंदगी हो, अगर आपको कुछ हो गया तो हम भी मर जाएंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। आदत इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की कंडीशन में नहीं थी। उसे बार बार युवराज का मैसेज याद आ रहा था जिसे याद करके उसे रोना भी आ रहा था और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। आदत अपना मोबाइल लेकर तेज कदमों से रूम से बाहर आ गई। तभी उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रही है। उसने खुद से कहा, डैडी हमें बाहर नहीं जाने देंगे, हम क्या करें। आदत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे चाहत कॉरिडोर से उसी की तरफ आती हुई नजर आई। चाहत को देखकर आदत ने खुद से कहा, हमें मॉम की ही मदद लेनी होगी। इतना कहकर आदत दौड़ते हुए चाहत के पास आई। वह चाहत से कुछ कहने की वाली थी कि तभी चाहत ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, आदत आप ठीक हो ना बच्चा। चाहत के अचानक से गले लगाने की वजह से पहले आदत थोड़ी सी हैरान हो गई पर फिर उसने चाहत को गले लगाते हुए कहा, मोम हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। चाहत ने आदत की बात सुनकर उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, क्या हुआ बच्चा, आप इतनी ज़्यादा घबराई हुई क्यों लग रही हो, कोई बात है क्या।
चाहत का सवाल सुनकर आदत ने उसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए कहा, मोम हमारे हैंडसम डेविल। उसने इतना कहा ही था कि चाहत ने कहा, आदत आप हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए, हमने आपके डैडी से बात की है और उनकी बात सुनने के बाद हमें लगता है कि वह ठीक कह रहे हैं। आप युवराज को भूल जाए, वह आपके लिए नहीं बना है। भगवान आपकी लाइफ में सच्चा प्यार जरूर भेज देंगे। अब जो कुछ भी युवराज के लिए महसूस करती है वह सिर्फ एक अट्रैक्शन है, ना कि प्यार, इसलिए आप उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आदत जो कि चाहत से ही मदद मांगने वाली थी ताकि वह युवराज से मिलने के लिए जा सके। चाहत की बात सुनकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसकी आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे। आदत की आंखों में आंसू देखकर चाहत ने कहा, आदत बच्चा रोना बंद करो, आपके डैडी आपकी भलाई के लिए ही यह सब कुछ कर रहे हैं, आपको उन पर भरोसा नहीं है क्या? चाहत की बात सुनकर आदत ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें इस वक्त होश में रहकर काम लेना होगा वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम इस तरह से सब कुछ बर्बाद नहीं होने देंगे। सोचकर आदत ने अपने आंसू साथ करते हुए कहा, ठीक है मोम, आप और डैडी जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग हो, पर इस वक्त हम कहीं बाहर जाना चाहते हैं, हमारे यहाँ पर दम घुट रहा है। क्या हम आयत दीदी से मिलने के लिए माथुर मैंशन जाए? आदत का सवाल सुनकर चाहत ने आदत के चेहरे की तरफ देखा। उसे आदत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में लग रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर आपको आयात से मिलना है तो हम आयात को यहीं पर बुला लेते हैं। चाहत की बात सुनकर आदत ने कहा, नहीं मोम, मुझे आरुषि मासी और अभिषेक मामू से भी मिलना है। प्लीज़ मोम, मुझे बाहर जाने दीजिए, मैं जब से आई हूँ यहीं पर हूँ, क्या आप मेरी यह बात भी नहीं मान सकती? आदत की बात पर चाहत कुछ कहती तभी पीछे से उन्हें आदित्य की आवाज़ सुनाई दी। किस बारे में बात हो रही है? आदित्य की आवाज़ सुनकर चाहत ने पलट कर देते की तरफ देखा। वही आदत नहीं, घबराहट की वजह से अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। उसने आदित्य की तरफ एक नज़र भी नहीं देखा था। आदित्य उन दोनों के पास आकर खड़ा हो गया। चाहत ने आदित्य की तरफ देखा और कहा, आदत माथुर मैंशन जाना चाहती है सबसे मिलने के लिए। मैं ऐसे यही समझ रही थी कि अगर इन्हें उन सबसे मिलना है तो मैं उन्हें घर पर ही बुला लेती हूँ, पर यह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, ये खुद जाना चाहती है उनसे मिलने। चाहत की बात सुनकर आदित्य ने आदत की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप उन सब से मिलने के लिए जाना चाहती हो? आदत ने अपना चेहरा बिना ऊपर उठाया अपना सर हिला दिया। आदित्य ने एक नज़र आदत की तरफ देखकर गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अब ड्राइवर और कुछ बॉडीगार्ड के साथ चली जाओ। आदित्य की बात पर चाहत कुछ कहने ही वाली थी, पर आदित्य ने उसे आंखों के इशारे से चुप रहने के लिए कहा। चाहत ने आदत की तरफ देखा तो आदत ने उसे गले लगाते हुए कहा, मम्मी जल्दी वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर आदत वहां से तेज कदमों से चली गई। आदत को इस तरह से जाते हुए देखकर आदित्य के चेहरे पर मायूसी आ गई। पहली बार ऐसा हुआ था जब आदत ने उसे इस तरह से नज़रअंदाज किया था। यह उसके लिए कितना दर्दनाक था ये सिर्फ वही जानता था। आदित्य के चेहरे पर आई तकलीफ को देखकर चाहत में उसे गले से लगाते हुए कहा, वह ठीक हो जाएगी, वह आपसे ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती। आप जानते हैं ना, वह दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करती है। चाहत की बात पर आदित्य ने उसे अपनी बाहों में समाते हुए कहा, शायद अब उसकी लाइफ में मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई आ गया है। कहते हुए आदित्य की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। उसने चाहत की तरफ देखते हैं कहा, तुम फिक्र मत करो, मुझे हमारी आदत पर पूरा भरोसा है। तुम भी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, इसलिए तुम दवाई खाकर सो जाओ वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। आदित्य की बात पर चाहत ने बस अपना सर हिला दिया और आदित्य के साथ वह अपने रूम में आकर बिस्तर पर लेट गई। आदित्य प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे सुलाने लगा और आदत के बर्ताव के बारे में सोचने लगा। वही आदत इस वक्त गाड़ी में बैठी हुई थी। ड्राइवर गाड़ी माथुर मैंशन की तरफ लेकर जा रहा था और आदत के पीछे तो बॉडीगार्ड की गाड़ियां थी। बॉडीगार्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहे थे। आदत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे तो युवराज के पास जाना था, पर उसे पहले इन बॉडीगार्ड्स को और ड्राइवर को चकमा देना था, जो कि वह कैसे करें यह उसे समझ नहीं आ रहा था। आदत ने कुछ देर तक कुछ सोचा और फिर जल्दी से आयात को एक मैसेज सेंड कर दिया। दूसरी तरफ माथुर मैंशन में आयात, जो कि इस वक्त अपने बिस्तर पर सुकून से लेटी हुई थी और अपने पूरे रूम को देख रही थी। मैसेज की नोटिफिकेशन सुनकर उसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर देखा। जैसे जैसे वह मैसेज पढ़ रही थी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी। अगले ही पल उसने कुछ लिखकर सेंड कर दिया और जल्दी से बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद आदत की गाड़ी की माथुर मैंशन के सामने आकर रुकी। आदत ने अपने बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर की तरफ एक नज़र भी नहीं देखा और तेज कदमों से मैंशन के बाहर आकर खड़ी हो गई। तभी मैंशन से अपने हाथ में चाबी लहराते हुए आयत बाहर आए। आयत ने आदत की तरफ देखकर आंख मारी तो आदत ने गहरी सांस ली। आयत ने आदत के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, चल कहीं से घूम कर आते हैं। उन्होंने देखा कि आदत के बॉडीगार्ड उनको फॉलो करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये देखकर आयत ने कहा, तुम लोगों को हमें फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पीछे मेरे बॉडीगार्ड्स आ जाएंगे, इसलिए अब तुम लोग वापस कपूर मैंशन जा सकते हो। आयत की बात पर बॉडीगार्ड ने रिस्पेक्ट के साथ कहा, आई एम सॉरी आदत मैडम, पर हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए हैं कि हम छोटी मैडम को अकेला नहीं छोड़ सकते जब तक वह वापस कपूर मैंशन ना आ जाए। हम चाहकर भी आपकी बात नहीं मान सकते वरना हमारी नौकरी जा सकती है। बॉडीगार्ड्स की बात सुनकर आयत ने गुस्से से कहा, थोड़ी से भी मैनर्स नहीं है, मतलब हद होती है, हर जगह पर तुम्हें थोड़ी साथ में लेकर घूमेंगे। अरे यार जाने दो ना, मेरे बॉडीगार्ड है और वह तुम लोगों की तरह चिपकू नहीं है। आखिर में काफ़ी देर तक बहस करने के बाद बॉडीगार्ड्स आयत के बॉडीगार्ड के पीछे आने के लिए रेडी हो गए। कुछ ही देर में आयत और आधा दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। आयत का भी तेजी से गाड़ी चला रही थी, जिस वजह से आदत को घबराहट हो रही थी। उसने डरते हुए कहा, दीदी प्लीज़ धीरे धीरे
चलाए ना, हमें डर लग रहा है। आदत की घबराहट देखकर आयात ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी जान, अगर मैं गाड़ी इस तरह से नहीं चलाऊंगी तो हमारी बॉडीगार्ड हमें पकड़ लेंगे और अगर हमें उनसे बचकर निकलना है तो गाड़ी और रफ्तार से चलानी होगी। इतना कहकर आयत ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। आदत बेचारी तो अपनी आंखों को मजबूती से बंद करके अपनी सांसों को थामकर बैठी हुई थी। वही आयत को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह गाड़ी हवा में उड़ा रही हो। कुछ देर में सारे बॉडीगार्ड उनसे पीछे छूट चुके थे। ये देखकर आयत ने खुशी से कहा, इस बार भी मैं जीत गई, कोई बना ही नहीं ऐसा जो मुझे हरा सके। अंदर ग्रेट कहते हुए वह खुद ही हंसने लगी। उसकी बात सुनकर आदत, जिसके बल माथे पर बिखरे हुए थे और वह घबराहट की वजह से गहरी गहरी सांस ले रही थी, उसने आयत की तरफ देखते हुए कहा, आप ग्रेट नहीं, आप खतरनाक हो। आदत की बात सुनकर आयत ने हंसते हुए कहा, वह तो मुझे भी पता है, ये सब छोड़ो, उतर जाओ यहाँ से, तुम्हारी मंजिल वो रही। इतना कहकर आयत ने एक गाड़ी की तरफ इशारा किया, जिसे देखकर आदत ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच आयु दीदी, आपने हमारी बहुत हेल्प की है। आदत के थैंक यू को सुनकर आयत ने उसे अपनी छोटी छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, नेक्स्ट टाइम अगर थैंक यू कहने की हिम्मत की तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। आयत की बात पर आदत ने क्यूट सी शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखा और दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। उसे सामने ही युवराज की गाड़ी नजर आई, जिसे देखते ही आदत के चेहरे पर घबराहट, डर सब कुछ नजर आने लगा। वह धीमे कदमों से चलती हुई युवराज के गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। इस वक्त पर गाड़ी का दरवाजा खुला और एक हाथ बाहर आया, उसे हाथ में झटके से आदत को अंदर खींच लिया। अगले ही पल आदत गाड़ी के अंदर पैसेंजर सीट पर थी और ड्राइविंग सीट पर उसे युवराज नजर आ रहा था, जो कि इस वक्त बेहद डरावना लग रहा था। युवराज को देखकर आदत ने रोते हुए कहा, हैंडसम डेविल, वह क्या था? युवराज ने एक नज़र आदत की तरफ देखा और उसके सवालों का जवाब दिए बिना उसने तेज रफ्तार से गाड़ी स्टार्ट करके वहां से दौड़ा दी। आदत ने घबराते हुए कहा, आप हमें कहां लेकर जा रहे हैं? आदत को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, बल्कि गाड़ी आप पहले से ज़्यादा तेजी से मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी। आदत ने घबराहट की वजह से अपने हाथों को मजबूती से एक दूसरे से उलझा के रखा हुआ था और वह गहरी गहरी सांस लेते हुए युवराज की तरफ देख रही थी, जो कि इस वक्त शैतान का दूसरा रूप लग रहा था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़ी सी पहाड़ी पर आकर रुकी। इस वक्त शाम का वक्त हो रहा था। युवराज ने ब्रेक पर रखा और गाड़ी कुछ दूरी तक घसीटते हुए जाकर रुकी। आदत ने घबराकर अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो युवराज ने अपना दरवाजा खोला और तेज कदमों से बाहर आ गया। आदत भी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आई तो से युवराज पहाड़ी की चोटी पर अपने दोनों बाहें खोलकर खड़ा नजर आया। युवराज को देखते हुए आदत भी धीरे धीरे उसकी तरफ अपने कदम बढ़ने लगी, पर वह छोटी से कुछ दूरी पर आकर खड़ी हो गई। उसने युवराज की तरफ देखते हुए कहा, हैंडसम डेविल, आप वहां पर क्या कर रहे हो? आप नीचे गिर जाओगे, हमारे पास आओ। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आदत की बात सुनकर युवराज ने पलटकर आदत की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या कर रहा हूं मैं? लगता है तुम मेरा मैसेज भूल गई। मैंने कहा था ना, तुम नहीं, तुम मौत से ही उसी को गले लगाने के लिए आया हूं। मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी करके किसी से शादी कर लूं। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना? तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी शादी मुझसे करना नहीं चाहते क्योंकि मैं अनाथ हूं। तो आप मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, मौत को गले लगाना। युवराज की बात सुनकर आदत ने रोते हुए कहा, आप बकवास क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए, हमें दर्द होता है यहाँ पर रहते हुए। आदत अपने सीने की तरफ इशारा करने लगी। आदत की बात पर युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहब्बत की है तुमसे और मरते दम तक करूंगा। अब मोहब्बत में या तो दर्द मिलता है या तो खुशी, शायद मेरी किस्मत में सिर्फ दर्द लिखा है। तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता था कि मेरे जाने की बात खुश रहना। इतना कहते हुए युवराज पीछे की तरफ जाने लगा। युवराज की बातें सुनकर और उसकी हरकत देखकर आदत बुरी तरह से डर गई। उसने रोते हुए कहा, हैंडसम डेविल, प्लीज़ आप हमें मत डराए, प्लीज़ वापस आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।